नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप लोगों के साथ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर द ह्यूमन सेल के बारे में कुछ जानने कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये स्टडी किया कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। उन कंपोनेंट्स का नाम था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इनमें से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया, उसका क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है। आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है और साइटोप्लाज्म का क्या स्ट्रक्चर है और इसका क्या फंक्शन है। सबसे पहले साइटोप्लाज्म को यदि डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये एक ह्यूमन सेल है, एक एनिमल सेल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस पाई जाती हैं और इस न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस है। इस एम्प्टी स्पेस में कुछ फ्लूइड्स पाई जाएंगी और वो जो एम्प्टी स्पेस है, जो फ्लूइड्स पाई जा रही हैं, उस फ्लूइड्स को हम कहते हैं इट इज़ साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म को देखते हैं तो ये दो वर्ड से बना है। एक को हम कहेंगे साइटो और दूसरे को हम कहते हैं प्लाज्म। जहाँ भी वर्ड प्लाज्म आए उसका मतलब है कि वो कोई फ्लूइड है जिसके अंदर कुछ कंस्टिट्यूएंट्स डिसॉल्व्ड कंडीशन में या सस्पेंडेड कंडीशन में पाई जाएंगी। तो यहाँ पर जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर पाई जा रही हैं और साइटो का मीनिंग है सेल्स। तो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड्स पाई जाएंगी उस फ्लूइड का हम नाम देंगे इट इज़ साइटोप्लाज्म। लेकिन एक्चुअल में ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर तो पाई जाती हैं, लेकिन इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म के अलावा एक और फ्लूइड हमारे इस ह्यूमन सेल में या एनिमल सेल के अंदर पाई जाती हैं और उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस में ये न्यूक्लियोप्लाज्म पाई जाएंगी। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे जब हम चैप्टर स्टडी करेंगे टॉपिक स्टडी करेंगे न्यूक्लियस। आज सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि साइटोप्लाज्म का क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि साइटोप्लाज्म इज अ सेमी सॉलिड ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड प्रेजेंट इन द एम्प्टी स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने ये जाना कि दो तरह की लिक्विड पाई गई, दो तरह की फ्लूइड पाई गई सेल में। एक का हम नाम दिए साइटोप्लाज्म और दूसरे का हम नाम दिए न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अलावा एक और वर्ड होता है सेल के अंदर, एक और फ्लूइड नाम है, उसको हम कहते हैं इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिक्विड तो दो हैं, एम्प्टी स्पेस दो हैं और दोनों एम्प्टी स्पेस में जो लिक्विड पाई गई, एक का नाम दिया गया साइटोप्लाज्म और दूसरे का नाम दिया गया न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन एक और फ्लूइड पाई गई और उसका क्या नाम दिया गया, इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। आइए हम जानते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म दो वर्ड से बना है। एक वर्ड हमारा है प्रोटो और दूसरा वर्ड हमारा है दैट इज़ द प्लाज्म। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, हम लोग जान चुके हैं। प्रोटो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट, बिफोर, अर्ली या लिविंग। जो इसका हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, इंग्लिश मीनिंग देखेंगे तो प्रोटो का मीनिंग होता है लिविंग। मीन्स वैसा फ्लूइड जो लिविंग सेल्स के अंदर पाई जाएंगी, उस फ्लूइड का हम नाम देंगे इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म। और ये प्रोटोप्लाज्म दो टाइप की होती हैं। एक का हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म और दूसरे का हम नाम देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। मीन्स यदि हम प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज कर रहे हैं इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म। यदि हम उस फ्लूइड के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो फ्लूइड न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाएंगी, उससे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। और वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाएंगी उससे हम कहेंगे इट इज़ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आइए
आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर 3 पार्ट्स हैं, 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। एक का नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, दूसरे का हम नाम देंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स और तीसरे का हम नाम देंगे सेल इंक्लूजन्स। क्या क्या नाम दिया गया? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड सेल इंक्लूजन। और इसके साथ साथ इसी साइटोप्लाज्म के अंदर एक और चीज़ पाई जाती है दैट इज द न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस इज नॉट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। हमने क्या देखा कि सेल के अंदर एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड का हमने नाम दिया साइटोप्लाज्म और इसी साइटोप्लाज्म के बीच में न्यूक्लियस भी है। तो सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, लेकिन न्यूक्लियस इज नॉट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म वर्ड यूज करेंगे तो उसके अंदर सिर्फ 3 पार्ट कंपोनेंट्स आएंगे दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स एंड द सेल इंक्लूजन। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं इन तीनों में से कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे, सेल इंक्लूजन के बारे में भी आज चर्चा नहीं करेंगे और न्यूक्लियस के बारे में भी आज चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ ये जानेंगे कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता क्या है। तो जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हैं, ये साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स जो वर्ड बना वो वर्ड हमारा है मैट्रिक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मैट्रिक्स वर्ड पहले सुना होगा या इसके बारे में पहले जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैट्रिक्स वर्ड हो सकता है मैथ्स में आपने मैट्रिसेस वर्ड सुना होगा, MATRICES, और यहाँ पे वर्ड क्या हमारा है MATRIX, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि कोई मीडियम, जिस मीडियम के अंदर कोई कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट को होल्ड कर रहा है, तो उस मीडियम को हम कहते हैं इट इज द मैट्रिक्स। मीन जो साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स जो साइटोप्लाज्म है उसका उन्होंने क्या नाम दिया? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब उस साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो लिक्विड पार्ट है, उस लिक्विड ऑर्गेनेल्स को छोड़ देंगे। ऑर्गेनेल्स का हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और सेल इंक्लूजन को भी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि जो उसके अंदर डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो जो डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट्स हैं लिक्विड के अंदर, हमने सिर्फ उस डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट्स को बाहर निकाला या सिर्फ उस डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट्स और लिक्विड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम उसका नाम देंगे इट इज ए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और इसी का एक और नाम होता है दैट इज द साइटोसॉल। मीन्स आप साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं या आप इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इट इज द साइटोसॉल या हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म अब आज के डेट में यूज नहीं किया जाता है, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज द साइटोसॉल। अब इस साइटोसॉल को समझने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म और साइटोसॉल में क्या डिफरेंस है। जब हम वर्ड यूज करेंगे साइटोसॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जो लिक्विड कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म का जो सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट है, उस लिक्विड कंपोनेंट का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तब कहते हैं इट इज साइटोसॉल। और यदि उस साइटोसॉल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसके अंदर सेल इंक्लूजन्स हैं, तो हम जब इसको कंबाइन नाम देंगे, जब तीनों कंबाइन करके एक नाम देना होगा, तब हम कहेंगे इट इज द साइटोप्लाज्म। आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज करें कि आपके पास एक बैलून है और उस बैलून के अंदर आपने कोई सॉल्यूशन ऐड कर दिया, सॉल्यूशन डाल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कहेंगे इट इज द साइटोसॉल, जिसने बैलून को एक शेप दिया। अब सपोज करें कि उसी बैलून के अंदर, उसी लिक्विड के अंदर कुछ आपने इनसॉल्युबल कंस्टिट्यूएंट को भी ऐड कर दिया, जो कि उस वाटर के अंदर या उस लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा हो, उस लिक्विड में तैर रहा हो। तब वो जो मटेरियल जो उस लिक्विड में तैर रहा है, उस लिक्विड में फ्लोट कर रहा है, उस मटेरियल का हम नाम देंगे दीज आर द सेल ऑर्गेनेल्स। तो यदि हम सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोसॉल दोनों का कंबाइन करके नाम देंगे तो क्या कहेंगे इट इज द साइटोप्लाज्म। और जब हम सिर्फ लिक्विड का नाम देंगे तो क्या कहेंगे इट इज द साइटोसॉल। सॉल वर्ड सॉल्यूशन और साइटो मीन्स सेल, कि सेल के अंदर जो सॉल्यूशन के फॉर्म में लिक्विड पाई गई, उस लिक्विड का नाम दिया इट इज द साइटोसॉल।
साइटोसोल को जब हम डिफाइन करते हैं तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट कोलोइडल कॉम्प्लेक्स, कि यह कोलोइडल कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, क्लियर है और ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। अब यहाँ पर वर्ड आ गया दैट इज द कोलोइडल। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि अभी तक तो हम सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, क्या कहते हैं कि साइटोसोल, कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन डेफिनेशन में हमने क्या वर्ड की यूज किया, दैट इज द कोलोइडल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में डिफरेंस मालूम होगा। मतलब क्या हुआ कि सपोज करें कि कोई लिक्विड है, उसमें हमने किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया तो हम कहते हैं इट इज़ द सॉल्यूशन। यदि सपोज करें कि कोई लिक्विड है, उसके अंदर किसी चीज़ को हमने मिक्स किया, लेकिन वो उसकी पार्टिकल हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम उस लिक्विड को क्या नाम देंगे, इट इज़ द कोलोइड। तो यहाँ पर जो साइटोसोल होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स डिसॉल्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो प्रोटीन्स होता है, उस प्रोटीन के चलते इसका जो नेचर हो जाता है दैट इज द कोलोइडल इन नेचर। तो अब हमें साइटोसोल को डिफाइन करना हो तो बहुत आसानी से हम डिफाइन करेंगे। क्या कहेंगे कि साइटोसोल इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट कोलोइड कॉम्प्लेक्स दैट इज फाउंड या दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर यूजुअली 90% वाटर होंगी और 10% डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। जो ये सस्पेंडेड कंस्टिट्यूएंट है, यही सस्पेंडेड कंस्टिट्यूएंट उसको कोलोइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये जो कंपोजिशन है, इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड, इट इज़ ए एवरेज। यह एक एवरेज कंपोजिशन है। ये कंपोजिशन वेरी कर सकता है, चेंज कर सकता है फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम द फिजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी ऑफ द सेल, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कि किसी सेल में ये 80 और 20 भी हो सकता है, 85 और 15 भी हो सकता है, 88 और 12 भी हो सकता है। मीन्स इट इज़ नॉट ए स्टैंडर्ड, लेकिन एक एवरेज रखेंगे तो हम कहेंगे कि इसके अंदर 90% वाटर है और 10% डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड कंस्टिट्यूएंट्स हैं। फिर क्या कहा जा रहा है कि जो ये साइटोसोल है, जो हमारे लिक्विड के अंदर साइटोसोल पाई जा रही हैं, वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में है। अब थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक से अलग डेविएट होते हैं, अपने टॉपिक से अलग को होते हैं और ये जानते हैं कि सर्कुलर मोशन का वर्ड का मीनिंग क्या है। आप थोड़ा सा ध्यान दें, अपने नेचर पे देखें, अपने नेचर, अपने सराउंडिंग्स को देखें, इस ब्रह्मांड को देखें। ब्रह्मांड में क्या है कि सन है और सूर्य के चारों तरफ सारे जो ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं और किस मोशन में है, इट इज़ इन द सर्कुलेटरी मोशन। आप कोई एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा +2 के अंदर, कि उसमें क्या देखते हैं आप लोग कि एक बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही हैं। मीन्स इस नेचर के अंदर जो कुछ भी है, वो जो नेचुरल प्रोड्यूस हुआ है, वो हमेशा सर्कुलर मोशन में रहता है। तो यहाँ पर भी जो हमारे साइटोसोल हैं, वो साइटोसोल भी सर्कुलर मोशन में रहेंगे इनसाइड द सेल। की सेल के अंदर ये मोशन है, इस तरह से ये घूमती रहेंगी सर्कुलर मोशन में, इनका रोटेशन होता रहेगा। और ये जो रोटेशन है, दिस रोटेशन इज ए स्मूथ रोटेशन। स्मूथ मीन्स कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई टर्बुलेंस नहीं है, कि जो साइटोसोल है इट रिमेन इन द सर्कुलर मोशन इनसाइड द सेल, इनसाइड द एम्प्टी स्पेस ऑफ द सेल विदाउट एनी टर्बुलेंस। मीन्स उसके अंदर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और ये जो सर्कुलर मोशन है, इसे हम लोग कहते हैं इट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। इसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड, दैट इज द साइक्लोसिस। अब थोड़ा सा और जानते हैं कि जो हमारी ये साइटोसोल है, वो न्यूक्लियस के अंदर एम्प्टी स्पेस में पाई गई। वैसा साइटोसोल, जो साइटोसोल न्यूक्लियस के
पास में पाई जाएंगी उसकी विस्कोसिटी कम होगी, और वैसा साइटोसोल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में पाई जाएंगी उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होंगी। मीन्स कि जो साइटोसोल न्यूक्लियस के पास में पाई गई उसके लिए एक अलग नाम दिया गया, इट इज़ द सॉल, और जो साइटोसोल पेरिफेरी में यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाई जा रही हैं उसके लिए नाम दिया गया, इट इज़ द जेल। इसके अलावा दो और नाम होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्टोप्लास्ट एंड द एंडोप्लास्ट। पहला वर्ड हम देखते हैं एंडोप्लास्ट। ये वर्ड आप फेमिलियर होंगे, दो वर्ड से बना है, एंडो एंड प्लास्ट। प्लास्ट मीन्स प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मीन्स जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट हो रही है। तो वैसा हमारा साइटोसोल, जो साइटोसोल न्यूक्लियस के पास में पाई जा रही है, जो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, जिसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम है, उस साइटोसोल का जो हम नाम देंगे इट इज़ द एंडोप्लास्ट। और वैसा साइटोसोल जो साइटोसोल जेल के फॉर्म में है और वो साइटोसोल पेरिफेरी मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास पाई जा रही हैं, उस साइटोसोल का हम नाम देंगे इट इज़ द एक्टोप्लास्ट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या स्टडी किया साइटोसोल के बारे में, कि साइटोसोल इज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट कोलोइड कॉम्प्लेक्स present in the empty space between the nucleus and plasma membrane. It consists of 90% water and 10% dissolved or suspended constituent. This cytosol always remain in the circulatory motion, and this motion is a smooth motion without any turbulence, and this circulatory motion is called cyclosis. This cytosol can be divided into the two types. One is the ectoplast and another is the endoplast. Cytosol present near nucleus has low viscosity. It is in the solution form and it is called endoplast. And the cytosol present near plasma membrane is in gel shape and it is called ectoplast. जहाँ भी वर्ड एंडो आए उसका मतलब होता है इट इज़ द इंटरनल पार्ट, और जहाँ भी वर्ड एक्टो आए, ये नहीं सिर्फ इस सेल के अंदर, आगे हम लोग जब भी वर्ड स्टडी करेंगे एक्टो, इसका मतलब हो गया कि इट इज़ द नियर पेरीफेरी, नियर आउटर साइड ऑफ द, नॉट आउटर साइड बट नियर द पेरीफेरी ऑफ द दैट स्ट्रक्चर। तो उन्होंने ये जान लिया कि एक्टोप्लास्ट और एंडोप्लास्ट क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है या जो साइटोसोल है, इस साइटोसोल का क्या फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शन है दैट इज द बायोसिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ वर्ड आया दैट इज़ द बायोसिंथेसिस। ये फिर एक नया वर्ड हमारे लिए आ गया कि व्हाट इज़ द बायोसिंथेसिस, कि बायोसिंथेसिस हम किसे कहेंगे। नाम से ही क्लियर है, सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग, किसी चीज़ की सिंथेसाइज हो रहा है, किसी चीज़ को नई चीज़ बनाई जा रही है। और बायो मीन्स क्या हो गया, लिविंग मीन्स लिविंग बॉडी, कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लिविंग बॉडी के अंदर सेल के, हमारी लिविंग बॉडी के अंदर कुछ भी जो सिंथेसाइज हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं इट इज़ द बायोसिंथेसिस। तो जो हमारी साइटोसोल है इसका फंक्शन है कि इट सिंथेसाइज फैट, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एटसेट्रास। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो फैट है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है वो तो हम डाइट के साथ अपने बॉडी के अंदर हम एडमिनिस्टर करते हैं। हमारी बॉडी रेडीमेड बनी बनाई फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर ये साइटोसोल इनको सिंथेसाइज कैसे कर रहा है। और यदि साइटोसोल इनको सिंथेसाइज करने के लिए कैपेबल है तो फिर हमारे बॉडी को एक्सटर्नल सोर्स से फैट या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन देने की क्या आवश्यकता है। वेरी सिंपल, इसका जवाब क्या होगा, बहुत आसान सा जवाब है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भोजन हम करते हैं, जो हम लोग नेचुरल से प्लांट से जो फूड हमें मिल रही है दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम उस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट को डाइजेस्ट करती हैं।
कैसे डाइजेस्ट करेंगी, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। उस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से इन रेडीमेड फूड को डाइजेस्ट करती हैं। अभी सिर्फ इतना ही जान लें कि हमारी बॉडी फैट को, मतलब हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती हैं और प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करती हैं। और ये फैटी एसिड्स, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी में ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और ब्लड उसको डिफरेंट सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और वहाँ पर वो सेल्स उन एमिनो एसिड्स को, फैटी एसिड्स को और ग्लूकोज को यूटिलाइज करती हैं फॉर द वेरियस पर्पसेस। इसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती हैं इसका भी स्टडी आप करेंगे। वो सब्जेक्ट हमारा है दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही जान लें कि ये जो तीन कंपोनेंट हैं वो हमारे सेल्स के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर एंटर हो जाती हैं। यदि वहाँ पर वो एक्सेस अमाउंट में एंटर हो गई तो साइटोसोल जैसे ग्लूकोज है तो उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारी फैटी एसिड्स है उसको वो फैट में या लिपिड में कन्वर्ट कर देगा, या हमारी जो एमिनो एसिड्स हैं उनको वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स क्या हुआ कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द इनसाइड द साइटोसोल। उल्टा भी होता है। ये सपोज करें कि हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर प्रोटीन अवेलेबल है, फिर हमारी जो सेल्स है, सेल्स या साइटोसोल्स है या साइटोप्लाज्म है, उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो प्रोटीन को फिर से एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो साइटोसोल है इसके अंदर बायोसिंथेसिस हो रही है, किसकी? तो फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, एमिनो एसिड्स की, फैटी एसिड्स की, लिपिड्स की, विटामिन की, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी बायोसिंथेसिस हमारे इसके अंदर, साइटोसोल के अंदर हो रही हैं। दूसरा जो फंक्शन है, फर्स्ट हो गया फंक्शन दैट इज द बायोसिंथेसिस। जो सेकेंड फंक्शन है दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आपके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि रेस्पिरेशन तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के थ्रू करते हैं, एयर हमारे लंग्स में जाती हैं और लंग्स से हमारी एयर बाहर को निकलती है, वो रेस्पिरेशन है दैट इज द परफॉर्म बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होता है। अब आप इनको थोड़ा सा टेक्निकली डिफ्रेंशिएट कीजिए, एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या है, कि क्या जो एयर हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर रही हैं या जो एयर हमारे बॉडी से बाहर को जा रही हैं वो दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस का हम लोग नाम देते हैं इट इज ए ब्रीदिंग प्रोसेस, कि जो एयर लंग्स में गई और लंग्स से एयर हमारे लंग्स से जो एयर है वो लंग्स से फिर बाहर को निकल रही हैं, तो हम उससे क्या कहते हैं? इट इज़ नॉट ए रेस्पिरेशन, इट इज़ ए ब्रीदिंग प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन क्या हो गया कि लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट किया जा रहा है, दैट इज द रेस्पिरेशन। और वो ऑक्सीजन ब्लड से होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? सेल तक पहुँचेगा। सेल उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगी, और यूटिलाइज करने के बाद वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और वो सेल फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से एक्सक्रीट करेंगी। तो वो क्या हो गया? दैट इज द रेस्पिरेशन। मीन्स कि सेल के लेवल पे भी रेस्पिरेशन होता है और उससे हम लोग कहते हैं इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आप लोग स्लाइड पे देख रहे होंगे कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके पहले एक वर्ड लिखा हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या हुआ? मीन्स कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तब हम उसे कहते हैं इट इज़ द एरोबिक रेस्पिरेशन, और जब यही ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज़ द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है, इस रेस्पिरेशन से हमारी जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन, कि जो ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन है, ग्लाइकोजन का मीन्स कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। तो जो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी हमारे सेल के अंदर होती है।
तो अभी तक हम लोगों ने दो फंक्शन स्टडी किया। फर्स्ट इज द बायोसिंथेसिस and second function is the cellular respiration. This cellular respiration may be aerobic respiration, it may be anaerobic respiration, और इसी respiration से वहाँ पे एक दूसरी प्रोसेस भी स्टार्ट होगी जिससे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज़ द ग्लाइकोलाइसिस। अब जो ग्लाइकोलाइसिस हुई या जो रेस्पिरेशन हो रही है, उस रेस्पिरेशन से वहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा कि वहाँ पर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। सिंपल है कि किसी भी, जैसे आप इंडस्ट्री को देखते होंगे, वहाँ पे यदि कोई चीज़ सिंथेसाइज हो रही है तो उसके साथ साथ उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री से बाहर को एक्सक्रीट कर दिया जाता है, बाहर को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से सेल के अंदर भी एक इंडस्ट्री है, सेल के अंदर भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और जब वहाँ पर यूजफुल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसका एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम यहाँ पे नाम देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म या जो साइटोसोल है वो इस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को टेम्पोरली अपने पास से स्टोर करेगा, और कुछ समय के बाद उस मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को ये हमारी जो साइटोसोल है उसको एक्सक्रीट कर देगा, उसको बॉडी उस सेल से बाहर निकाल देगा, और जिस प्रोसेस से वो बाहर निकालेगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज द एक्सोसाइटोसिस। क्लियर बात ये। अब नेक्स्ट फंक्शन में ये बताया जा रहा है कि जो साइटोसोल में हम लोगों ने ये देखा कि साइटोसोल के अंदर साइक्लोसिस होता है, और साइक्लोसिस का मतलब क्या हो गया कि दैट इज द स्मूथ रोटेसर्कुलर मूवमेंट इन द साइटोसोल इनसाइड द सेल, कि सेल के अंदर जो साइटोसोल के अंदर सर्कुलेशन मूवमेंट हो रही है, स्मूथ मूवमेंट हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इट इज द साइक्लोसिस। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि इस साइक्लोसिस से क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स साइटोसोल में डिस्ट्रीब्यूट होती रहेंगी ताकि सारी सेल ऑर्गेनेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सकें। साइटोसोल के अंदर जो मेटाबोलाइट्स है, जो मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हो रही हैं आफ्टर द मेटाबॉलिज्म और आफ्टर द रेस्पिरेशन, वो मेटाबोलाइट्स भी सर्कुलेट होती रहेंगी ताकि वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स तक पहुंच सके। एंजाइम्स होंगी तो एंजाइम्स भी रोटेट होती रहेंगी। मीन्स कि साइक्लोसिस का मेन पर्पस क्या होता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेलुलर कंस्टिट्यूएंट अराउंड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, कि हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के पास में वो सेलुलर कंस्टिट्यूएंट पहुंच जाए, और इट इज द साइक्लोसिस एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और लास्ट फंक्शन क्या हो गया कि जो साइटोप्लाज्म होगा, सपोज करें कि हमारे पास सेल है, अब सेल के बाहर कोई न्यूट्रिएंट है, कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल है जो ब्लड के साथ सेल के बाहर आ गई हैं। अब वो सेल के अंदर जो एंटर करेंगी, जो साइटोसोल की प्रॉपर्टी होगी कि बहुत आसानी से उन कंस्टिट्यूएंट को अपने अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करेंगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ नोन एज द एंडोसाइटोसिस। एंडो मीन्स अंदर आना, साइटोसिस मीन्स सेल के अंदर आना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस। और जब यही चीज़ सेल से बाहर को निकल रही है तब उसके लिए हमने नाम क्या दिया, इट इज द एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मीन्स सेल से बाहर को जाना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये स्टडी किया कि सेल का क्या स्ट्रक्चर है और सेल का क्या फंक्शंस है। आइए हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो कुछ भी स्टडी किया वो क्या स्टडी किया, उसको शॉर्ट में हम यदि स्टडी करना चाहें तो हम उसे कैसे स्टडी करेंगे। सिंपल कि जो साइटोप्लाज्म है, कि साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मैट्रिसेस, cytoplasmic organelles and cell inclusion. Cytoplasm also contain nucleus, but nucleus is not part of the cytoplasm. Cytoplasm matrices is also called cytosol. It is a transparent colloidal preparation या colloidal liquid
present in the empty space between nucleus and plasma membrane. There are two types of the cytosol. One is called ectoplast and another is called endoplast. Endoplast present near nucleus and it has low viscosity than the ectoplast. Ectoplast present near plasma membrane and it has more viscosity than the endoplast. Cytosol always remain in the circular smooth motion without any turbulence, and this circular motion is called cyclosis. Cytosol perform various functions like biosynthesis of carbohydrate, proteins, fats, amino acids, fatty acids, glucose, glycogen, etc. etc. These cytosol distribute these nutrients or these constituents uniformly throughout the cytosol, throughout the cell by the process cyclosis. Cytosol also metabolize or produce the also metabolized, and after this metabolism some waste materials, some metabolic waste materials are produced, and cytosol excrete these metabolic waste product by the exocytosis. And last, nutrients present around the cell enter into the cytosol, and cytosol hold all these nutrients by the process that is called endocytosis. और एक बात और जान ले जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि साइटोसोल के बाद क्या कि इट गिव्स प्रॉपर शेप टू द सेल, कि सेल का जो भी शेप है, जो भी वो शेप है, वो शेप किसके चलते हैं? ड्यू टू द साइटोसोल. यदि वो साइटोसोल वहाँ पे नहीं रहेगा तो जो सेल का शेप होगा वो डिफॉर्म हो जाएगा और सेल का डेथ हो जाएगा, सेल प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझाने में कामयाब रहूँगा. यदि आपको ये सारी टॉपिक ठीक अच्छी तरह समझ आ गई हुई तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू ज़रूर लिखें, और यदि कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं आप अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेनिंग सच ए लॉन्ग ड्यूरेशन विथ मी. थैंक्स अ लॉट.